नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 9 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल लॉ एंड कंपैशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मई 1991 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। उसमें कुछ लोगों को पकड़ा जाता है। अब उन्हीं में से कुछ लोग दया याचिका की मांग कर रहे हैं कि हमारा नाम डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं आया था, हमसे जो भी सामान लिया गया उस बम ब्लास्ट के लिए, जैसे एक नाम है एजी पेरारीवालन। उन्होंने बोला कि मेरे से जो भी बैटरीज ली गई थी उस बम ब्लास्ट में यूज करने के लिए, जरूरी थोड़ा है कि वो उसमें यूज की गई थी कि नहीं की गई थी, इसके कुछ सबूत भी सामने नहीं आए। तो वो उन लोगों ने दया याचिका के लिए अपील कर रखी है। अब ये टसल चल रहा है गवर्नर के बीच में, प्रेसिडेंट के बीच में। गवर्नर बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रिकमेंडेशन दे दी है गवर्नर को कि आप दया याचिका पर साइन कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यून करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, वो 2 साल से उस फाइल को अपने पास रखे हुए हैं, तो बोले आप इसके ऊपर डिसीजन लीजिए ताकि क्लियर बात सामने आए कि जो आप डिसीजन लेना चाहते हो कि दया याचिका आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कम से कम क्लियर तो हो इस चीज के आधार पर। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। द क्वेश्चन ऑफ रेमिशन शुड नॉट बी ए मैटर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इलेक्टोरल कंसिडरेशन। रेमिशन का अर्थ होता है दया, क्षमा। रेमिशन का अर्थ होता है क्षमा। क्षमा का जो क्वेश्चन है ना, मतलब जो अपराधी हैं जिनको अपराधी डिक्लेयर किया गया था, उन्होंने दया याचिका आपसे मांगी है, दया याचिका के लिए पिटीशन दायर की है, तो उस क्षमा का जो क्वेश्चन है उसका आधार पॉलिटिक्स और जो चुनावी मुद्दे हैं वो नहीं होना चाहिए। इनके आधार पर किसी को आप दया मत दो कि चुनाव में जीतना है इसलिए आप दया याचिका दे रहे हो। तो दया याचिका का आधार राजनीति और चुनावी जो विचार हैं वो उसके मैटर नहीं होने चाहिए। तमिलनाडु गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैज डिसाइडेड दैट ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड द इशू ऑफ ग्रांटिंग रेमिशन। रेमिशन मतलब क्षमा टू द 7 लाइफ कन्विक्ट्स अपराधी। कन्विक्ट्स के अगर हम सिनोनिम देखें तो इसके सिनोनिम है कल्प्रिट, जेलबर्ड, प्रिजनर, इसके सिनोनिम हो सकते हैं। और अगर इसके एंटोनिम देखें तो विक्टिम। कन्विक्ट होता है जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका हो, और विक्टिम होता है जिसको अभी प्रोसीजर जिसके ऊपर चल रहा है। इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस, तमिलनाडु के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने निश्चय किया है कि राजीव गांधी का जो हत्याकांड केस हुआ था, असैसिनेशन मतलब होती है हत्या, मतलब मस्कर, मर्डर, किसी को एग्जीक्यूशन करना, स्ले करना। तो राजीव गांधी का जो असैसिनेशन केस हुआ था उसमें जो 7 लोग जिनको उम्र कैद की सजा मिली हुई है उनको क्षमा देना है, इस इशू का निश्चय सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे, ऐसा बोल दिया है तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने। इज द गवर्नर करेक्ट इन पुटिंग द बॉल इन द प्रेसिडेंट कोर्ट? क्या गवर्नर ने जो बॉल है, मतलब जो क्वेश्चंस थे, उनको प्रेसिडेंट की तरफ कर दिया है, प्रेसिडेंट के कोर्ट, प्रेसिडेंट के पाले में कर दिया है? तो ये क्या सही किया है गवर्नर ने? कंट्ररी, अगर विरोधाभासी देखें, टू द स्टेट कैबिनेट एडवाइस, मतलब स्टेट कैबिनेट की एडवाइस, स्टेट कैबिनेट ने एडवाइस भी दे दिया गवर्नर को कि आप जो क्षमा याचिका है, जो दया याचिका है, उसको अप्रूव कर दीजिए। लेकिन उसके विरोधाभासी उन्होंने दे दिया पावर किसको, कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इसके बारे में तो कि देनी है या नहीं देनी है। इट हैज ऑफन बीन स्ट्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इन चीजों के ऊपर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने भी बार बार इस चीज के ऊपर जोर दिया है। द क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का अर्थ होता है दया, क्लीमेंसी का अर्थ होता है दया, मर्सी। Powers of the President under Article 72 and the Governor under Article 161 stand on an equal footing and are exercised solely on cabinet advice. जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने बार बार इस चीज के ऊपर जोर दिया है कि जो दया पावर है, जो क्लीमेंसी की जो पावर है, मतलब दया याचिका को अप्रूव करने की जो पावर है, प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 72 के तहत, और गवर्नर राज्यपाल के पास है आर्टिकल 161 के तहत। दोनों को समान पावर है। सिर्फ और सिर्फ अगर कैबिनेट की एडवाइस सिर्फ उनको मिलनी चाहिए और उसके आधार पर वो एक्सरसाइज करते हैं, कार्य करते हैं, और दोनों को समान पावर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल चुका है। द ओनली लिमिटेशन, केवल एक सीमा है। अब ये सीमा क्या है? इन आर्टिकल 161
जो संविधान का अनुच्छेद 161 है उसके तहत सिर्फ एक सीमा है, इज दैट इट शुड रिलेट टू द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन convicted of any offense, offense मतलब जुर्म, अपराध, against any law relating to a matter to which the executive power of the state extend। अगर कोई ऐसा जुर्म है, अगर ऐसा कोई आधार है, मतलब जिस मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और उसको सोल्व करने के लिए स्टेट को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो ये एक लिमिट है जिसके आधार पर राज्यपाल जो है क्षमा याचिका नहीं दे सकता है। इट मे बी दैट द गवर्नर डिसाइडेड दैट इट इज बियॉन्ड द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर बिकॉज द राजीव गांधी केस वाज ट्राइड अंडर ए सेंट्रल एंटी टेररिज्म लॉ एंड अंडर सीबीआई प्रोब। और इसी को आधार बना लिया है गवर्नर ने कि अगर मैं फैसला दूंगा तो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उससे परे है ये केस, क्योंकि राजीव गांधी केस को सेंटर के द्वारा जो एंटी टेररिज्म लॉ है और सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही थी, तो इसी को आधार बनाया है राज्यपाल ने। फर्दर, in a situation arising from the state government attempt in 2014 to remit मतलब किसी को क्षमा दे देना, their sentence under the CRPC, the apex court has ruled in 2015 that such remission would require the center concurrence। क्या हुआ, 2014 में स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया इस चीज के लिए कि सीआरपीसी के तहत जो सजा मिली है उसमें स्टेट गवर्नमेंट करवा सकता है, मतलब राज्यपाल को सलाह दे सकता है कि आप इसको, इनकी जो सजा है उसको कम कर दीजिए, उसको क्षमा कर दीजिए। लेकिन जब अपेक्स कोर्ट होता है जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने 2015 में एक रूल किया, एक ऑर्डर पास किया कि इस तरीके की जो क्षमा होती है ना उसमें सेंटर की कंकरेंस होता है, सहमति मतलब यूनैनिमिटी, उनकी सहमति से, सिंक्रोनिटी, उनकी सहमति से, सेंटर की सहमति होनी चाहिए तभी आप क्षमा दे सकते हो ऐसे केसेज में। हाउएवर, यद्यपि दिस इज नॉट ए टेनेबल मतलब होता है तर्क संगत, मान्य मतलब डिफेंसिबल, जस्टिफिएबल argument, as the same judgment made it clear that its opinion was limited to the CRPC and would not bind the sovereign power conferred on the president or the governor under the constitution। देखो, ये आधार बनाया गया कि सेंटर की आप सहमति ले, लेकिन जो ये आर्ग्यूमेंट था ना वो कोई तर्क संगत नहीं था। सेम जजमेंट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि ये जो सब कुछ ओपिनियन वो लिमिटेड है, मतलब सीआरपीसी के तहत ये लिमिटेड है, और जो प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सोवरेन पावर दी गई है, संप्रभु पावर दी गई है, वो उनके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। ऑल्सो इट कैन नॉट बी फॉरगेटन, इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए, दैट द अपेक्स कोर्ट हैड ड्रॉप्ड चार्जेस अंडर द नॉन डिफेक्ट, डिफेक्ट का अर्थ होता है समाप्त, टाडा, and sentenced the convicts only under the IPC for the murder conspiracy। बाद में इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए, आपने उस स्टेटमेंट को ध्यान में रख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर सेंटर इसमें इंटरवेन कर रही है, सेंटर के लॉ लग रहे हैं, तो स्टेट क्या नहीं दे सकता, आप उनको क्षमा याचना नहीं दे सकते। लेकिन इस चीज को भी ध्यान में नहीं रखा गया कि जो सेंटर मतलब सर्वोच्च न्यायालय है, अपेक्स कोर्ट है, उन्होंने टाडा के तहत जो उनके ऊपर चार्जेस लगा रखे थे, जो कन्विक्ट्स हैं, उनको बाद में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और बाद में सिर्फ और सिर्फ उनको मर्डर की कंस्पिरेसी के लिए आईपीसी के तहत ही उनको सजा हुई थी। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इन चीजों के ऊपर तो ये लागू ही नहीं होता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट में से कौन, सिर्फ उन दोनों में से सिर्फ प्रेसिडेंट ही क्षमा याचना दे पाएगा। As the only surviving sentence are under the IPC, there seems to be nothing in law that bars the governor jurisdiction। IPC का जो लॉ है ना उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता कि गवर्नर का जो न्यायाधिकार क्षेत्र है उसमें कोई रोक लगाई गई है। मतलब जो IPC के लॉ है उनमें तो ऐसा कुछ क्लियर ही नहीं होता है। The decision is debatable for the unusual delay in the governor reaching his conclusion as much for its legal correctness। क्या हुआ है, ये जो डिसीजन लिया है
गवर्नर ने, और बहुत डिले किया है, अनयूजुअल, असामान्य जो देरी की है गवर्नर ने, उससे इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि इसको लीगल करेक्टनेस, ज्यादा से ज्यादा जो लीगल करेक्टनेस इस चीज में होनी चाहिए। इट टुक मिस्टर पुरोहित मोर देन 2 years, जो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उन्होंने 2 साल से ज्यादा का समय ले लिया। सिंस द स्टेट कैबिनेट एडवाइज्ड हिम इन September 2018 टू ऑर्डर द कन्विक्ट्स रिलीज टू डिसाइड द क्वेश्चन। 2018 का जो सितंबर महीना आया, उसी में स्टेट कैबिनेट ने एडवाइस दे दी थी गवर्नर को कि आप इस चीज के ऊपर सोल्व करो, ये जो क्वेश्चन है कि उनको रिलीज करना है, रखना है, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला करो। द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग हिम टू अवॉइड ए सिचुएशन इन विच इट वुड हैव टू इंटरवेन। सुप्रीम कोर्ट ने अब उनसे पूछा है कि भाई आपने इस सिचुएशन के ऊपर इतना क्यों अवॉइड किया इसको। अब इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से इंटरवेन करना पड़ रहा है। वन कुड स्पेकुलेट दैट द डिले reflected the center concern about releasing those involved in the plot to assassinate a former prime minister and its ramification for its policy of zero tolerance towards terror। क्या बोला जा रहा है, एक आकलन ये लगाया जा रहा है, भाई गवर्नर को स्टेट कैबिनेट ने बोल दिया कि आप अप्रूवल दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो गवर्नर को अपॉइंट तो सेंटर के द्वारा किया जाता है ना, तो एक तरीके से यह आकलन लगाया जा रहा है कि एक सेंटर की एक कंसर्न थी, एक चिंता थी कि अगर हमने जो एक तरीके से जो हत्याकांड में जिन्होंने प्लॉट को रचा और वो उसमें इन्वॉल्व थे, अगर उन लोगों को रिलीज कर दिया गया या फिर उनकी जो अगर सजा है उसको कम कर दिया गया, तो हमारी जो टॉलरेंस के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की, टेरर के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है वो तो खत्म हो जाएगी। लोगों को तो ये लगेगा कि सेंटर खुद चाहता है कि ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए। तो एक आकलन ये लगाया जा रहा है कि सेंटर के दबाव में आकर के जो तमिलनाडु गवर्नर है उन्होंने ये फैसला नहीं लिया। इट इज इक्वली ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। दूसरी तरफ एक आकलन ये भी लगाया जा रहा है वेदर द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर इज रिजर्विंग द इशू फॉर एप्रोप्रिएट मतलब उचित यूज क्लोजर टू द असेंबली पोल्स। दूसरी तरफ एक आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि जो सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है वो इस मुद्दे को जब असेंबली इलेक्शन हो, असेंबली के लिए चुनाव हो राज्य में, तमिलनाडु में, तब इस मुद्दे को वो सोल्व करना चाहती थी। इट इज अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, दैट ए न्यू लीगल क्वेश्चन ऑन विच अथॉरिटी हैज द पावर टू डिसाइड द इशू हैज बीन टोस्ड इन द इक्वेशन सो लेट इन द डे। जिनको ये पावर दी गई है, जिन अथॉरिटी को, वो इसको डिसाइड करने के लिए टॉस खेल रहे थे, कभी उसके पाले में जा रहा है, कभी उसके पाले में जा रहा है, लेकिन इन सब से क्या हुआ, जो व्यक्ति बंद है अगर वो अपराधी नहीं है तो लेट तो उसी को हुआ ना। द कोर्ट शुड सेटल दिस, कोर्ट को अब इसको सेटल करना चाहिए। द कन्विक्ट्स कंटिन्यूइंग इनकार्सिरेशन मतलब जेल में डालना फॉर नियरली 30 years, 30 साल से ज्यादा वो जेल में बंद हैं जो अपराधी हैं। नोट विद स्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ दियर क्राइम हैड एक्वायर्ड ए ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन टू मैनी। देखो उनका जो क्राइम है ना, उनको अपराध को समझा जा सकता है कि उन्होंने अपराध किया था, लेकिन अपराध के बावजूद भी एक ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन भी होना चाहिए। बहुत लोगों ने इसकी मांग की है कि आप मानवता की दृष्टि से भी उस चीज को देखिए कि वो लोग इतने दिन से बंद हैं, उनके ऊपर जो अपराध, उनके ऊपर आरोप साबित भी नहीं हो पाए हैं ढंग से, और वो इतने दिन से बंद हैं। जो एजी पेरारीविलन है उसके ऊपर तो अगर देखा जाए तो उनका जेल में एक तरीके से उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही शानदार रहा है। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, जो अपना समय बिताया उन्होंने जेल में, वो एजुकेशन के थ्रू बहुत सारे डिप्लोमा, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं। और ह्यूमैनिटी के नज़रिए से देखें तो जो केस है, जो सीबीआई ऑफिसर के सामने उन्होंने बयान दिए थे, उन्होंने ही बाद में ये बोला कि मैंने ढंग से दर्ज नहीं किए थे उनके बयान, तो उस आधार पर ये देखा जाना चाहिए कि जो एजी पेरारीवलन है, हो सकता है कि वो अपराधी ना हो और उनको जबरदस्ती 30 years जेल में काटने पड़े। तो ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन जो है उसको भी एक्वायर करने की आवश्यकता है। इट इज वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, दैट law and compassion rather than politics and electoral consideration form the basis of any decision on their release। कानून
और दया, ये दो आधार होने चाहिए। कोई भी निर्णय, मतलब आप किसी को छोड़ रहे हो तो उसके निर्णय के आधार कानून होना चाहिए, या फिर कंपैशन को आप आधार बनाओ, उसके आधार पर ये काम करने चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स और जो आपकी चुनावी विचार है उसके आधार पर ये काम किया जाना चाहिए। तो ये हमने इंपोर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस किया। अब हम इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट वोकेबुलरी देखेंगे। फर्स्ट वोकेबुलरी है रेमिशन। रेमिशन का अर्थ होता है क्षमा, ठीक। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। मर्सी, पार्डन, फॉरगिवनेस, फॉरबियरेंस, एक्विटल, एमनेस्टी, ये हैं इसके सिनोनिम। अब एंटोनिम देख लेते हैं। पेनल्टी, पनिशमेंट, विंजियंस, ये इसके एंटोनिम हो गए। असैसिनेशन मतलब हत्या, तो इसके सिनोनिम हो गए एग्जीक्यूशन, स्ले, कार्नेज, और एंटोनिम हो गया बर्थ, किसी को मारना, उसका उल्टा हो गया किसी को जन्म देना। कन्विक्ट मतलब अपराधी, इसके सिनोनिम हो गए कल्प्रिट, जेलबर्ड, प्रिजनर, फेलोन, और इसका एंटोनिम हो गया विक्टिम, जिसके ऊपर अभी केस चल रहा हो, मतलब उसका सामने नहीं आया, उसमें अप्रूव नहीं हुआ जो उसने जुर्म किया है वो। क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का अर्थ होता है दया, इसके सिनोनिम हो गए चैरिटी, मर्सी, लीनियंसी, और एंटोनिम हो गए मर्सीलेसनेस, रिक्विटर। फिफ्थ है कंकरेंस। कंकरेंस का अर्थ हो गया सहमति, तो इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो यूनैनिमिटी, सिंक्रोनिटी, सिंक्रोनिटी, एंटोनिम हो गया डिसएग्रीमेंट, ठीक। और नेक्स्ट है टिनेबल। टिनेबल का अर्थ होता है तर्क संगत, मान्य, इसके सिनोनिम अगर देखें तो डिफेंसिबल, जस्टिफेबल। तो ये हमने इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी को देखा और इसके एंटोनिम सिनोनिम हमने देखने की कोशिश की। ओके।